नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर ला रहे हैं। तो आप लोगों ने यदि प्राचीन भारत के इतिहास का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखिएगा, क्योंकि जब आप पहला पार्ट देख लोगे तो उससे लिंकिंग जुड़ जाएगी आपकी, तो और ये दूसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लेते हैं। आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट, जिसमें देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, तो इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल और जैसे पाषाण काल है। और देख लेते हैं दूसरे भाग में आद्य ऐतिहासिक काल है, तो जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और जैसे हड़प्पा, तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल हड़प्पा है। वहीं देखते हैं ऐतिहासिक काल में, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध, तो ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, जैसे 600 ईसा पूर्व के बाद का काल था जो। वहीं देखते हैं पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको पाषाण काल कहते हैं। ये 3 भागों में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड क्या है, तो ये प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक। वहीं मध्य पाषाण का, तो ये मध्य पाषाण का 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण का 5500 से 3,000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड क्या है, प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व, मध्य का है 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण का 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो याद रखिएगा ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार उपयोग होते थे। तो कुल्हाड़ी, तक्षणी और काटने का औजार जो हड्डी और पत्थरों से बनाए जाते थे। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में फलक का विकास हो चुका था और खुरचुनी, वेधनी ये इसके औजार थे। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरचुनी का विकास हो चुका था। और देख लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की जो साइट कौन कौन सी थी। तो ये सोहन घाटी, भीमबेटका एमपी में है और सोहन बेलन घाटी ये भी यूपी में है। तो याद रखिएगा सोहन घाटी, भीमबेटका और बेलन घाटी ये निम्न पूरा पाषाण काल की साइट है। और मध्य पूरा पाषाण काल की साइट देख लेते हैं, तो ये बेतवा, सोन घाटी, बेतवा घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में और नेवासा महाराष्ट्र में। और देख लेते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की साइट, तो ये बेलन घाटी, सोन घाटी और रेनीगुंटा ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और देखते हैं हैंड एक्स संस्कृत, तो हैंड एक्स संस्कृत का विकास मद्रास में हुआ है, याद रखिएगा हैंड एक्स संस्कृत का विकास मद्रास में हुआ है। और नर्मदा घाटी हथनौर ये क्यों फेमस है, नर्मदा घाटी में हथनौर एक क्षेत्र है, ये क्यों फेमस है, तो यहाँ से मानव खोपड़ी मिली है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एमपी पीसीएस वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानव खोपड़ी का अब स्रोत कहाँ से मिला है, तो ये हथनौर से मिला है। वहीं लोहदा नाला ये बेलन घाटी में है और यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लोहदा नाला ये बेलन घाटी का एक क्षेत्र है जहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे फलक संस्कृत कहते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत कहते हैं, ऐसा क्यों, तो पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत कहते हैं क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो औजार पत्थरों से बनाए जाते थे, मध्य पूरा पाषाण काल आते आते उन औजारों को पत्थरों से छील कर बनाया जाने लगा, अर्थात फलक उनकी निकाल कर बनाया जाने लगा, इसीलिए इसे फलक संस्कृत भी कहते हैं। आगे देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन आया लोगों के जीवन में, तो ये सामुदायिक जीवन का विकास होने लगा, पारिवारिक उदय होने लगा, गुफाओं की जगह झोपड़ियों का विकास होने लगा, पशु चर्म का उपयोग कपड़े के रूप में होने लगा,
चित्रकारी का उपयोग होने लगा। तो याद रख सकते हो कि उच्च पूरा पाषाण काल में इतने सारे जीवन में परिवर्तन आया। परिवार का उदय, सामुदायिक जीवन का उदय, गुफाओं की जगह झोपड़ियों का निर्माण, पशु चर्म का उपयोग कपड़े के रूप में, चित्रकारी भी सीख चुका था मानव। पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी यूपी में, नर्मदा घाटी एमपी में, निवासा पाटन महाराष्ट्र में, हुसंगी कर्नाटक में, पल्लवरम तमिलनाडु में। तो पल्लवरम तमिलनाडु में और हुसंगी कर्नाटक में, निवासा पाटन महाराष्ट्र में, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी यूपी में और भीमबेटका एमपी में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। अब ये मेजोलिथिक एज है। मेजोलिथिक एज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रारंभ एवं इसका प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से है मेजोलिथिक का। और सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन स्थलों की पहचान किसने की थी? तो सीएल कार्लाइल ने की थी। तो याद रखिएगा, सीएल कार्लाइल ने की थी मध्य पाषाण कालीन स्थलों की पहचान। वहीं देखते हैं स्थल कौन कौन से इसके फेमस है, साइट जो हैं। तो बागोर राजस्थान की है, ये काफ़ी फेमस है, बागोर राजस्थान की। महदहा सरायनहर ये यूपी का है। वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल का। लंघनाज गुजरात का। आदमगढ़ मध्य एमपी का। पंचमढ़ी एमपी का। आदमगढ़ एमपी का, पंचमढ़ी एमपी का। आगे देखते हैं चेपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस मध्य पाषाण के संस्कृत मध्य पाषाण का साइट है। और वहीं दमदमा देखते हैं तो ये यूपी का। तिलवारा ये राजस्थान की साइट है। वहीं टेरी समूह देखते हैं तो ये तमिलनाडु में है। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मध्य पाषाण काल से याद करने लायक हैं। तो कृषि को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, कृषि के बारे में तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आग का तो इससे पहले ही खोज की जा चुकी थी, ये पूरा पाषाण काल में ही। क्योंकि महदहा जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, वहाँ से एक गर्त चूल्हा मिला है। याद रखिएगा, महदहा से गर्त चूल्हा मिला है जिससे आग के साक्ष्य मिले हैं। वहीं बर्तन का तो बर्तन इसी काल में बनना शुरू हुए थे। मध्य पाषाण काल से बर्तन बनना शुरू हो चुके थे क्योंकि चाक का आविष्कार होने लगा था। वहीं देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में सिलबट्टा महदहा से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, सिलबट्टा महदहा से प्राप्त हुआ है। और देखते हैं आवास। तो आवास के रूप में अस्थाई जीवन जीने लगे थे। आवास के रूप में स्थायी जीवन ये जीने लगे थे। और झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चेपानी मांडो से। स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं महदहा से। और आगे देखते हैं आवास स्थल के साक्ष्य ये बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, आवास स्थल के साक्ष्य बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के देखते हैं तो पशुपालन आदमगढ़ से एमपी में, बागोर में राजस्थान से। तो आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर। आगे देखते हैं चित्रकला। तो चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका व आदमगढ़, ये एमपी का साइट है। भीमबेटका व आदमगढ़ एमपी के साइट हैं। वहीं देखते हैं प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश की साइट है। यहाँ से भी प्राचीन चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अंत्येष्टि क्रिया। तो अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार वहाँ प्राचीन काल में करते थे? तो इसमें सराय नहर फेमस है। यहाँ पर सवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सराय नहर से। याद रखिएगा, सराय से सवाधान का साक्ष्य। आगे देखते हैं महदहा से स्त्री पुरुष का एक साथ शव प्राप्त हुआ है। तो महदहा से स्त्री पुरुष का एक साथ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि हो सकता है इस समय सती प्रथा का प्रचलन रहा हो, क्योंकि स्त्री पुरुष का एक साथ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हो सकता है स्त्री पुरुष के साथ सती की गई हो, या हो सकता है उस समय स्त्री पुरुषों की दोनों की एक साथ डेथ हो गई हो। इस कारण से दोनों को एक ही कब्र के में दफना दिया गया था। इस कारण से दोनों के एक ही साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो और देखते हैं सराय नाहर। तो हत्या का प्रथम प्रमाण सराय नाहर से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए पाए गए हैं सराय नाहर से। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में कृषि किसकी होती थी? तो जौ की, कुल्थी की, मूंग की, गेहूं की, कपास की।
तो जौ की, कुल्थी, मूंग, गेहूं, कपास की। आवास किसका था? तो स्थायी आवास। तो आवास कैसा था? तो स्थायी आवास होता था। वहीं आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन, तो कृषि एवं पशुपालन बड़े पैमाने पर, कृषि एवं पशुपालन बड़े पैमाने पर, और व्यक्तिगत संपत्ति का विकास हो चुका था। तो व्यक्तिगत संपत्ति का विकास हो चुका था। आर्थिक क्षेत्रों में व्यक्तिगत संपत्ति का विकास। उत्पादन वर्ग में पुरुष वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्पादन वर्ग में पुरुष वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखिएगा, आर्थिक क्षेत्रों में इतने परिवर्तन हुए थे नवपाषाण काल में। कृषि एवं पशुपालन का विकास, व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण और उत्पादन वर्ग में पुरुष वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। आगे देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ था। तो मातृ देवी की पूजा होने लगी थी, प्रकृति की पूजा होती थी और पुनर्जन्मे लोगों का विश्वास होता था। विकास नहीं विश्वास होता था। याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है। तो बुर्ज होम ये कश्मीर में है, चिरान ये बिहार में है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा, मास्की से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक नाम उत्कीर्ण कराया गया है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, पिकलीहल कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो पंचोह विंध्य क्षेत्र ये नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग का संगम क्षेत्र है। याद रखिएगा, पंचोह विंध्य क्षेत्र में पाया गया है एक साइट है जहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के तीनों के क्षेत्र के संगम मतलब संक्रमण क्षेत्र है ये। तो पंचोह याद रखिएगा। वहीं बुर्ज होम देख लेते हैं। तो ये आखेट, मछली शिकार व कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्ज होम से आखेट, मछली शिकार, कृषि, पशुपालन और गलतावास, मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बुर्ज होम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं गुफ्र कराल। तो गुफ्र कराल सिलबट्टा, वहीं गर्तावास, हड्डी की सुई। तो गुफ्र कराल जम्मू कश्मीर का एक साइट है जहाँ से सिलबट्टा प्राप्त हुआ है और गलतावास प्राप्त हुए हैं और हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। ये गुफ्र कराल की साइट है। और देख लेते हैं दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का उदाहरण कौन सा है। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का उदाहरण नागार्जुन कोंडा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन कोंडा है। वहीं पाषाणकालीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है। तो पाषाणकालीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है और ये 1863 ईस्वी में जाता है। और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं मेहरगढ़ प्रथम किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से, ये पाकिस्तान में पाया गया साइट है। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ प्रथम किसी का साक्ष्य। इनाम गांव मातृ देवी की लघु मूर्ति और सांड की मूर्ति। याद रखिएगा, मातृ देवी की लघु मूर्ति और सांड की मूर्ति ये इनाम गांव से प्राप्त हुई है। टिक्कल कोटा ये सोने की बाली प्राप्त हुई है जिसे कि कानों में पहना जाता था। याद रखिएगा, टिक्कल कोटा से सोने की बाली प्राप्त हुई है। वहीं बागोर आदमगढ़ ये पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, बागोर और आदमगढ़। आगे देखते हैं चिरान। तो चिरान से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, चिरान से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। वहीं हस्तिनापुर ये जंगली गन्ना यहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, चिरान से हड्डी के औजार और ये बिहार की साइट है चिरान। वहीं हस्तिनापुर से जंगली गन्ना, कांच की चूड़ियाँ। वहीं जखेड़ा देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर लोहे की हंसिया व कुदाल प्राप्त हुए हैं, लोहे की हंसिया व कुदाल। वहीं कोल्डिहावा ये चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ है। वहीं निवासा देख लेते हैं। तो सूती कपड़े का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा तो कपड़े की छपाई के अवशेष अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। वहीं देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में ये हाल ही में खोजा गया लहुरा देव है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि 9000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास माने जा रहे हैं। कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति देख लेते हैं। आहार संस्कृति का विकास कब हुआ था। तो ये राजस्थान क्षेत्र में हुई थी, आहार व गिलुंद में 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। तो आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में। और देख लेते हैं मालवा संस्कृति
तो कायथा, एरड़, नागदा, नौदा टोली व कायथा संस्कृति। तो कायथा, एरड़, नागदा, नौदा टोली व कायथा संस्कृति, तो ये मालवा संस्कृत में, मालवा संस्कृत। और देख लेते हैं जोरवे संस्कृत। तो जोरवे संस्कृत का कौन कौन सा क्षेत्र था? तो दईमाबाद, इनाम गाँव, नेवासा महाराष्ट्र का है। तो जोरवे संस्कृत का दईमाबाद, इनाम गाँव और नेवासा है। वहीं दक्षिण भारत की जो संस्कृत थी तो उसमें उत्तनूर, ब्रह्मगिरी व संगन कल्लू है। तो याद रखिएगा ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। और हार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। हम आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से कवर करा रहे हैं। तो आप लोग यदि नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि चैनल पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।